हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। और ये क्वेश्चन नंबर जेई मेन के लिए 16 नंबर है और ये आया हुआ है 2019 में 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में। और ये है फॉर जेई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये डायग्राम है, ये इंफॉर्मेशन है, इस चारों में से कौन करेक्ट है वो देखना है। ट्राई कीजिए, फिर इसको हम एनालाइज के साथ आंसर देंगे। ओके, ओके देखिए कैसे इसमें सोचेंगे। एक दिया हुआ आइसोकोरिक, दूसरा दिया हुआ है आइसोबारिक, तीसरा दिया है आइसोथर्मल और चौथा दिया है एडियाबेटिक। और ये एक इंडिकेटर डायग्राम है, पी और भी के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। वैसे ही मतलब यहाँ भी और टी लिख देंगे तो वो भी एक इंडिकेटर डायग्राम होगा। और ये पी भी इंडिकेटर डायग्राम है, एक भी टी भी होता है, एक पी टी भी होता है। तो अब इसको सोचना है कि कौन इसमें सही है ऑर्डर में। पहले इसका नाम आया है, दूसरा इसका नाम आया है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो देखा जाए आइसोकोरिक होता क्या है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ही होता है आइसोकोरिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसमें भी कांस्टेंट रहता है। देखा जाए कि कहाँ पर है जो भी कांस्टेंट है। तो डायग्राम में दिख रहा है कि जब हम यहाँ से नीचे तरफ आ रहे हैं तो हमेशा इसका प्रेशर तो बदल रहा है लेकिन वॉल्यूम इसका जो भी यहाँ पर का पॉइंट होगा उतने ही है वॉल्यूम। तो कंफर्म हो गया कि जो डी डायग्राम है वो डायग्राम शो कर रहा है मतलब आइसोकोरिक। सो ये जो ग्राफ है डी, ग्राफ डी रिप्रेजेंट्स the isobaric process। ठीक है, तो जो यहाँ पर था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 1 नंबर जो है वो हो गया ग्राफ डी जो है आइसोकोरिक है। तो ग्राफ डी पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो पहला में ही आएगा ग्राफ डी। तो ग्राफ डी है, इसका मतलब ए वाला तो होगा नहीं क्योंकि पहले ए दे दिया है स्टार्टिंग में ही, और ये वाला भी नहीं होगा कि ए दिया हुआ है। हम लोग को 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये हो रहा है, सॉरी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब ये 1 2 3 4 यहाँ खोजना है ABCD में कौन है। तो ये वाला आइसोकोरिक ग्राफ डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आइसोकोरिक ग्राफ डी को रिप्रेजेंट कर दिया तो पहले ही आंसर में हमारा डी आना चाहिए। तो या तो
ए आंसर आएगा, नहीं तो सी आएगा। तो यही दो में से कोई आंसर है अगर हम इतना से बनाते हैं तब। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि यही दो में से है, लेकिन कौन कंफर्म है वो तो नहीं पता। लेकिन बी और डी नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब आगे देखा जाए तो लिखता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो लिखते हैं यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो जानते ही हैं आप लोग कि आइसोबारिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। क्यों? आइसो माने सेम, बारिक माने बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट खोजेंगे, प्रेशर कांस्टेंट कौन है? तो प्रेशर कांस्टेंट तो साफ दिख रहा है कि यही वाला जो है ए वाला ग्राफ, इसी में प्रेशर परमानेंट कांस्टेंट है। कितना है? जितना ये प्रेशर दिखा रहा है उतनी प्रेशर परमानेंट है। अब वॉल्यूम खाली एक्सपैंड हो रहा है, ये दिखा रहा है। तो इसीलिए ए वाला जो आंसर है प्रेशर कांस्टेंट, ये वाला आंसर में आ रहा है ए। मतलब हो गया कि डी के बाद ए, तो डी के बाद ए, तो इसमें भी दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है, मतलब अभी भी नहीं पता चला। तो और आगे तीसरा ट्राई करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे ग्राफ ए रिप्रेजेंट द आइसोबारिक प्रोसेस। हो गया। अब यही जो बी और सी बच गया, एक होगा इसमें आइसोथर्मल, एक होगा एडियाबैटिक। लेकिन कैसे समझेंगे कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबैटिक है? तो उसके लिए इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो तीसरा है आइसोथर्मल फॉर, क्योंकि लिखा हुआ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आइसोथर्मल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? टी कांस्टेंट। टी जब कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। यही है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर T तो कांस्टेंट है और N के बारे में नंबर ऑफ मोल का कुछ नहीं दिया है, मतलब वो कांस्टेंट ही होगा। R तो कांस्टेंट ही है, इसलिए P इंटू V, ये N कांस्टेंट के लिए मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट। R तो कांस्टेंट है ब्रैकेट, T कांस्टेंट है ब्रैकेट। मेरा यहाँ ब्रैकेट देने का सेंस है कि जो कांस्टेंट होगा उसको ब्रैकेट दे रहा है। N ब्रैकेट में आ गया, R तो हमेशा कांस्टेंट होता है और T भी कांस्टेंट है। तो तीन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि NRT सब एक साथ ब्रैकेट, और ब्रैकेट शो कर रहा है कांस्टेंट को, तो PV बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। क्योंकि NRT तीनों कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को सिंप्लिसिटी के लिए हम C लिख देते हैं और अब इसी में लॉग लगा देते हैं, लॉग बेस E में PV और यहाँ भी लॉग। ये क्या हो जाएगा? log P प्लस log V और ये हो जाएगा log ऑफ C। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो क्या होगा? dp का हो जाएगा, log का होता है डिफरेंशिएशन 1/p। तो इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक, इस साइड में दिखा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dp का 1/p और यहाँ आ जाएगा डिफरेंशियल v, फिर ये log v का 1/v और डिफरेंशियल v और इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से dy/dx मतलब dp/p निकला हमारा माइनस dv/v। सॉल्व करके dp/dv निकल गया माइनस p/v।
ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको मान लिए कि ये कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। सिमिलरली अब क्या करेंगे, तो एक और प्रोसेस है एडियाबैटिक। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो पीवी गामा कांस्टेंट, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारा चीज बदलता है और डेल्टा क्यू और डिफरेंशियल क्यू जीरो रहता है। तो इसीलिए इसको भी लॉग लेंगे, तो आ जाएगा लॉग पी वी गामा, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सी डैश कर दिए, इसका भी लॉग सी डैश, इसका आ जाएगा पी प्लस गामा लॉग वी, और ये हो जाएगा लॉग सी डैश। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया लॉग पी, डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्टेप उधर दिखा देते हैं, आ जाएगा कि dp का 1/p और गामा तो रहेगा इनटू dv का 1/v dv, और इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये dp/p इज इक्वल टू माइनस dv/v और गामा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा dp/dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा टाइम्स p/v। अब जान रहे हैं कि मोनोटोनिक गैस का जो गामा होता है, गामा मोनो का 1.67, डायटोमिक का 1.40 और पॉली का 1.33। मतलब ये जो गामा है ये आ रहा है या तो 1.67 या 1.40 या 1.33, और यहाँ पर आ रहा है सीधा माइनस p/v, और यहाँ आ रहा है माइनस गामा इंटू pv। तो सीधा निकालेंगे हम लोग कि dp/dv एडियाबैटिक, ये आ रहा है माइनस गामा p/v, और जो आया था dp/dv किसके लिए, तो आइसोथर्मल के लिए का माइनस p/v। तो p और v कौन है, जैसे इस पॉइंट पर कट कर रहा है तो इस पॉइंट का p और v देखेंगे, p भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, वही p और v पुट करेंगे, और देखने से लग रहा है कि a वाला आंसर्स जो है हाई है, और a वाला आंसर्स गामा लग गया तो ये लो है, और ये है एक्चुअली स्लोप, इसको बोल सकते हैं स्लोप है ये स्लोप। कैसा स्लोप है, तो p और v, pv स्लोप, और ये भी स्लोप है, pv स्लोप। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये है आपका एडियाबैटिक का, इसका आंसर लो है, इसका हाई है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ जो एडियाबैटिक का ग्राफ दिया हुआ है बी और सी का, हम एक ग्राफ को पहले भी समझाते हैं, जो भी हो इसमें एडियाबैटिक आइसोथर्मल अभी कंफर्म नहीं कर रहा है, तो अब इसको कंफर्म करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए मान लीजिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ किसके लिए, बी के लिए, तो अगर इस पॉइंट पर हम बी का ड्रॉ करें पहले, ऐसा हो रहा है, और इस बी के लिए इस पॉइंट पर स्लोप पता लगाइए, स्लोप, तो कैसे पता चलेगा इस पॉइंट पर स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप पता चलेगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए टेंजेंट आ गया, ए वाला आंसर्स, और
इसी पॉइंट पर एक और स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि सेकंड डायग्राम है, जिसको दिखा सकते हैं कि मतलब ये जो दो डायग्राम दिया हुआ ना, पहला ये मान ली बी का मैंने ऐसे दिखा दिया, और एक तो इसके नीचे है सी वाला, सी दिखा रहे हैं, तो सी का इसी पॉइंट से दिखाना होगा। तो सी का फिर यहाँ से एक तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो बेहतर होगा। इसको भी एक तो ऐसे दिखा देते हैं, ये मान लीजिए ऐसा ग्राफ है ना, ये है बी का और ये है सी का। अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला है इस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका आंसर इस टाइप का आएगा, और देखने से ही लग रहा है कि ये बी के लिए है या सी के लिए। तो दोनों में ये वाला एंगल जो है मान लिया जाए साई 1 है, और ये एंगल मान लिया साई 2 है। तो साई 1 जो है, ये साई 1 किसके लिए, बी पर है, साई 1 बी ग्राफ का है, और ये वाला जो है सी ग्राफ का है। ठीक है, अब ये दोनों देखने से लग रहा है कि इसका एंगल जो है बी का हाई हो रहा है, और जैसे जैसे ये लाइन ऐसे से टर्न करते जाएगा तो उस समय ये वाला एंगल कम होते जाएगा। तो साई बी बड़ा है और साई सी छोटा है। अब देखा जाए tan, तो अब जानते हैं कि ये tan 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 से कम है। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर tan का हम वैल्यू लिखें, जैसा कि पता है tan का वैल्यू क्या क्या होता है, तो tan का वैल्यू एक होता है और 120 डिग्री, फिर होता है 135 डिग्री, 150 डिग्री, और इसका ये साई है, इसका tan निकालते हैं, tan साई। तो tan 120 क्या होगा, tan 60 के बराबर होगा विथ माइनस साइन, तो -√3 आ रहा है। और tan 135 है तो ये आ जाएगा 45 का 1 होता है, वही -1 आएगा, और ये -1/√3 होगा। अब ये कंपेयर करें तो दिखाई देगा कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, तो ये मतलब ये भी बढ़ रहा है। क्यों, -√3 है, ये -1 है, तो इससे तो बड़ा ही है मैथमेटिक्स से। तो जैसे से इधर आ रहे हैं तो एंगल के बढ़ने से tan साई बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो है स्मॉल है, ये स्मॉल है, और ये बिगर है, बड़ा है। तो अब जान रहे हैं कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ने से उसका tan साई बढ़ता है। तो यहाँ पर जो भी स्मॉल एंगल है, तो जब स्मॉल एंगल है तो इसका जो tan साई आएगा, tan साई ये स्मॉल है तो tan साई भी स्मॉल आएगा, और ये वाला आंसर tan बी जो होगा, बी का और सी का, ये हाई होगा। तो अब देख सकते हैं कि ये जो आया आंसर हाई किसका आया, तो आ रहा है आइसोथर्मल में। तो ये है हाई, तो बी वाला हो गया आइसोथर्मल, तो ये हो गया आइसोथर्मल। तो ये वाला हो गया एडियाबैटिक। मतलब इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा, और उस स्लोप के कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये दिमाग में अगर रहेगा तब समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है, और यहाँ भी है जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है तो ये वैल्यू भी मतलब बढ़ते ही जा रहा है। मैंने एंगल के बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, तो यहाँ एंगल बड़ा है, ये छोटा एंगल देखने से लग रहा है। तो जब इसका tan लगाएंगे तो भी ये बड़ा का बड़ा रहेगा और ये ऐसे रहेगा। तो ये जब आंसर हाई है, तो हाई किस में है, ये देखिए आइसोथर्मल में हाई है, इसलिए आइसोथर्मल हो गया, हाई है, ये लो है, इसलिए एडियाबैटिक हो गया। तो यहाँ पर आइसोथर्मल वाला
जो है बी वाला है, तो यही देखिए आइसोथर्मल हो गया, तो बी जो हो गया आइसोथर्मल। तो अब देखा जाए कि तीसरा नंबर में आया बी, और ऑलरेडी पहले से आ गया था डी और ए, तो डी ए और ये बी हो गया, तो कंफर्म है कि ये तो सी होगा एडियाबेटिक वाला, तो डी ए बी सी, तो ये दिख रहा है ए नंबर, तो क्या आएगा आंसर इसका ए होगा। तो फाइनल रिजल्ट हो गया ए, तो आंसर हो गया ए वाला आंसर, जिसका ऑर्डर क्या है डी ए बी सी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ा सा टफ था ये नो डाउट ग्राफ के चलते, लेकिन वो आपको समझना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।